डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा स्टेज है उसमें कैसे आपको आसानी हो, कैसे सारी तैयारियां करनी है, उस सिलसिले में हमारे बीच सिस्टर नेहा नुरले हैं। ये ख़ुद भी बीटेक किया है इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से, और आमिर के साथ ही ये जो सारा स्कॉलरशिप का जो 10 साल से पूरा सेटअप है जिसके तहत लोगों को गाइड करती हैं उसका हिस्सा है यूएफ की टीम का। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्यूमेंट के इस प्रोसेस के लिए हमें गाइड करें। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। करियर गाइडेंस, करियर के रिलेटेड आपने देख लिया, स्कॉलरशिप उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन सी स्कॉलरशिप होती है वो सब देख लिया। बट एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों ही अप्लाई करने के लिए, दोनों ही चीज़ पूरी करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स ही है। सो हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि सबसे ज़्यादा जिक्र कौन से डॉक्यूमेंट का हुआ है? हाँ, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, या फिर एडमिशन लेना है आपको तो TFWS की स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो उसमें भी इनकम सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हम EWS सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट क्या होती है, 10% रिजर्वेशन के लिए जो होती है। उसके बाद हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आज हम यहाँ देखने वाले हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसे बनाने के लिए, कहाँ उसका यूज़ होता है, ये सब हम देखेंगे। सो इनकम सर्टिफिकेट ये आपकी एनुअल फैमिली इनकम का प्रूफ होता है। ये आपको तहसीलदार ऑफिस से बनाना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हम देखेंगे तीनों तहसीलदार ऑफिस से बनाना होता है। तो पहले इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाने वो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे आप देख सकते हो स्लाइड पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट, और सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट है बट मेजर डॉक्यूमेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है बैंक पासबुक। जो आपके जो अर्निंग मेंबर है उनका बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज, और 1 अप्रैल 2023 अगर ये साल के लिए बनाना है तो 1 अप्रैल 2023 से लेके अब तक का पूरा बैंक स्टेटमेंट लगता है। तो ये आपको बैंक से मिलेगा, आप बैंक में जाके बैंक स्टेटमेंट ले सकते हो, और पासबुक का फर्स्ट पेज ये लगता है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख रहे हो। इसके अलावा विटनेस लगते हैं। विटनेस आपके नेबर्स हो सकते हैं, तो 3 विटनेस लगते हैं, उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर्स लगते हैं। क्या बेनिफिट होता है स्कॉलरशिप का? स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। अभी तो पूरा सुने ही हो कि कहा जो भी स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार ऑफिस वाला नहीं होगा तो आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो इनकम सर्टिफिकेट इज द मेजर डॉक्यूमेंट फॉर एनीथिंग यू वांट टू अप्लाई एनी स्कॉलरशिप, और इवन इफ यू हैव टू टेक एडमिशन इन अंडर द TFWS स्कीम्स एंड ऑल। कैसे बनाते हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। सेकेंड डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सो ये 10% रिजर्वेशन अवेल करने के लिए होता है कि आपको एडमिशन में या जॉब में 10% रिजर्वेशन मिलता है। सो ये किसके लिए होता है? तो जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, तो वो क्राइटेरिया में अगर आप आते हो तो आप EWS सर्टिफिकेट अप्लाई बना सकते हो और उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप 10% रिजर्वेशन जॉब्स में या एडमिशन में ले सकते हो। 2 तरह का EWS सर्टिफिकेट होता है, एक तो सेंट्रल होता है और एक स्टेट होता है। तो सेंट्रल EWS सर्टिफिकेट आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन्स के लिए होता है। जैसे कि अगर आप सेंट्रल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे नीट है, JEE है, JEE मेंस, JEE एडवांस, UPSC, ये सारे अगर एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो इसके थ्रू अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो सेंट्रल का EWS लगेगा, और जॉब भी ले रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है तो सेंट्रल का EWS लगेगा। लाइकवाइज अगर आप स्टेट EWS सर्टिफिकेट देखोगे तो अगर आप महाराष्ट्र का देखोगे तो CET का एग्ज़ाम दे रहे हो और CET के थ्रू अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पर 10% रिजर्वेशन के लिए आपको स्टेट का EWS सर्टिफिकेट लगेगा। स्टेट का EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक सारे डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही होते हैं, बट एक मेजर डॉक्यूमेंट होता है कि 1967 के पहले का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो 2 तरह के EWS सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो सेंट्रल, एक स्टेट।
सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन और जॉब्स के लिए होता है। स्टेट EWS सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडमिशन और जॉब के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी ये स्टेट वाला EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। तो अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रहे हो तो भी आप EWS सर्टिफिकेट शो करके 10% रिजर्वेशन ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है EWS सर्टिफिकेट के लिए? सो आई थिंक कि ऑलमोस्ट हम सब एलिजिबल हो गए। ज़्यादातर लोगों के पास इससे ज़्यादा होता नहीं है, जिनके पास है वो अच्छी बात है। सो फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होना चाहिए, 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से कम रेजिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से कम रेजिडेंशियल प्लॉट। तो ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो, अगर आपके पास नहीं है या जितना लिखा है गया है उससे कम है, तो आप EWS के लिए एलिजिबल हो। आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हो, EWS सर्टिफिकेट का फ़ायदा ले सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो रेशन कार्ड, फादर आधार कार्ड, फादर्स लिविंग सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल, बेनिफिशियरी मतलब जो स्टूडेंट है उसके लिविंग सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का आधार कार्ड जिसको अप्लाई करना है। सो इनकम सर्टिफिकेट भी इसके लिए लगता है, जो हमने पहले देखा है। पहला डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट, वही इनकम सर्टिफिकेट इसमें भी एज अ डॉक्यूमेंट लगता है बनाने के लिए। ग्रैंडफादर्स लिविंग सर्टिफिकेट देख रहे हो आप, या फिर 1967 के पहले का कोई प्रूफ। सो अगर आपके पेरेंट्स आपके फादर अगर 1967 के पहले की बर्थ होगी तो बर्थ सर्टिफिकेट उनका काम आ सकता है। या तो फिर आपके ग्रैंडफादर के आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, जहाँ पर भी वो डेट मेंशन हो कि आप 1967 के पहले से यहाँ हो, तो वो आपके काम आ सकता है। कोई भी प्रूफ जो 1967 के पहले का प्रूफ देता हो कि आप यहाँ से हो, तो वो आप अटैच कर सकते हो। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, सिर्फ लिविंग सर्टिफिकेट ही नहीं, पासपोर्ट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो 1967 के पहले का प्रूफ देता हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स है EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और जो 1967 के पहले का प्रूफ है वो सिर्फ स्टेट EWS सर्टिफिकेट में लगता है, सेंट्रल वाले में ये डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल के लिए लगता है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ 1967 के पहले का प्रूफ स्टेट वाले EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए लगता है। इसका बेनिफिट क्या है? जब से सुन रहे होगे आप कि 10% रिजर्वेशन मिलता है, तो जनरल कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन मिलता है। आप दोनों लिस्ट में अप्लाई कर सकते हो, EWS कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो और जनरल कैटेगरी में भी आप एलिजिबल रहोगे, उसमें भी आपको सीट मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए वैलिड है। जहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर 10% रिजर्वेशन आपको EWS के थ्रू मिलेगा। या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें भी आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। ये इसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि जो स्टूडेंट है या जो भी एप्लीकेंट है वो रेसिडेंट है वो पर्टिकुलर स्टेट का। सो डॉक्यूमेंट्स जैसे आप देख सकते हो कि फादर लिविंग सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिक बिल, बेनिफिशियरी लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर 2 तरह के बोल सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होते हैं। अगर बच्चा 18 साल से कम का है, तो अगर 18 ईयर्स पूरा नहीं हुआ है तो फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर बच्चा 18 साल के ऊपर है तो वो उसका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है। यहाँ पर एक आयत है सूरह अर्रद की, Indeed Allah will not change the condition of the people until they strive to change what is in themselves। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि हमारी कंडीशन बदले, जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, तब तक अल्लाह विल ऑल्सो वोंट हेल्प यू। सो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने का थोड़ी मेहनत करनी है। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि तहसीलदार ऑफिस जाओ तो वहाँ पर काम नहीं होता है, या फिर बहुत परेशानी होती है। एग्री के परेशानी होती है, हमें पता नहीं होता है, तो हम क्या करें कि मालूमात ले, जिन्हें पता है उनसे पूछे, सर्च करें गूगल पे तो सब अवेलेबल होता है, सर्च करें, या फिर जिसे पता है उसे कांटेक्ट करें और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी बहुत परेशानी है बनाने की वो बना ले डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो सकती है। हम जो भी एडमिशन प्रोसेस है या फिर स्कॉलरशिप वगैरह है सब में अप्लाई कर पाएंगे। क्या स्टेप्स होते हैं? सो 2 तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से बना सकते हो। तो एक तो तहसीलदार ऑफिस जाके बना सकते हो,
और दूसरा है महा ई सेवा केंद्र। तो पहले हम तहसीलदार ऑफिस का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे बनता है। तो पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि तहसीलदार ऑफिस जाते हो, आप वहाँ से फॉर्म लेते हो। इनकम सर्टिफिकेट मान लो अगर बना रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट का पहले आप फॉर्म लोगे जो अराउंड 20 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको तहसीलदार ऑफिस से। फिर उसके साथ आपको वो फॉर्म फिल करना है। सेकेंड स्टेप में आपका फॉर्म फिल करना है। उसमें जो आपने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स देखे थे जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए लगते हैं उसे अटैच करना है। फिर थर्ड स्टेप आपका है कि तलाटी ऑफिस जाना है। तलाटी ऑफिस भी उसका तलाटी का वेरिफिकेशन होता है। तलाटी वेरीफाई करता है कि आपकी इनकम इतनी है या फैमिली मेम्बर्स इतने हैं, इनकम उसके अकॉर्डिंग इतनी है, आप क्या करते हो, आपको किस लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तलाटी वेरीफाई करता है। फिर तलाटी पंचनामा मिलता है, वो वेरीफाई करके आपको लिख के देता है, उसको तलाटी पंचनामा बोलते हैं। तो आपको फॉर्म जो आपने फिल किए प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस तलाटी पंचनामा, फोर्थ स्टेप ये है कि ये तीनों चीज़ लेके आपको फिर से तहसीलदार ऑफिस जाना है और वहाँ पर सबमिट करना है। और उसके बाद आपको 15 दिन तक पेशेंटली वेट करना है, इंतज़ार करना है कि 15 दिन के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएगा। सो 15 दिन लगते हैं पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने और 15 दिन के बाद आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। तो ये पहला प्रोसेस है कि जो तहसीलदार ऑफिस डायरेक्टली आप जाके खुद से बना सकते हो। सेकेंड प्रोसेस इस महा ई सेवा केंद्र के जो एजेंट्स होते हैं, तो महा ई सेवा केंद्र के जो एजेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। अगर आप तहसीलदार ऑफिस जाके बना रहे हो तो मोस्टली आपको 100 रुपीज़ चार्ज होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बस आपकी आने जाने की मेहनत और आपकी खुद की मेहनत होगी जो आपको करनी होगी और आप बना सकते हो 100 रुपीज़ में। लेकिन सेकेंड जो प्रोसेस है महा ई सेवा केंद्र, जिन्हें नहीं समझ रहा है कि तहसीलदार ऑफिस कैसे जाना है, क्या करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, या कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए आप महा ई सेवा केंद्र भी विजिट कर सकते हो। तो महा ई सेवा केंद्र में आपको जाना है और फॉर्म दे के वो भी फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके सबमिट करना है। और सेम 15 डेज़ का टाइम लगता है, आपको वेट करना है और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट या जो भी आपके डॉक्यूमेंट EWS डोमिसाइल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। बट यहाँ पर ये है कि यहाँ का इसका चार्जेस वेरी करता है 400 to 600 तक, डिपेंड करता है कि वो एजेंट कितना लेता है। तो 400 to 600 वेरी करता है। महा ई सेवा केंद्र के एजेंट की लिस्ट आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो एड्रेस भिवंडी के लिए खासकर ये एड्रेस है। तहसीलदार ऑफिस का पहले देख सकते हो आप कि आज़ाद नगर कानेरी पाड़ा गुलजार नगर में है। तो ये तहसीलदार ऑफिस का एड्रेस है, लिंक भी दी हुई है एड्रेस की। और सेकंड आप तलाटी ऑफिस का भी एड्रेस देख सकते हो जो कालेरी कुछ जगह है वहाँ पर है। तो वहाँ पर ये भिवंडी के लिए स्पेसिफिकली एड्रेस है। तो जो भिवंडी के आप सबके लिए ये तहसीलदार ऑफिस और तलाटी ऑफिस का एड्रेस है, आप चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हो या फोटो ले सकते हो। ये कुछ लिस्ट है जो आपको आपले सरकार की वेबसाइट पे मिलेगी। अगर आपको जानना है कि महा ई सेवा केंद्र के एजेंट्स कौन है, उनका नाम क्या है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस वगैरह चाहिए, तो ये आप आपले सरकार की वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। आपले सरकार की वेबसाइट पे जाके आप सर्च करोगे, आपको डिस्ट्रिक्ट थाने डालना है, तालुका भिवंडी, तो ये लिस्ट आपको आ जाएगी जिसमें आपको महा ई सेवा केंद्र एजेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके उनसे बना सकते हो। ये एक महा ई सेवा एजेंट है मोहम्मद नूर नदाफ, ये भिवंडी के ही है, बंजरपट्टी पटेल नगर के में इनका ऑफिस है। तो अगर किसी को चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट डाउन कर सकता है और वहाँ जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। थैंक यू।